चलो केमिकल बॉन्डिंग के सवाल लगा लेते हैं बेटा। चलो शुरू कर लो केमिकल बॉन्डिंग के सवाल। अब ये टॉपिक वाइज सारे सवाल हैं। पहले टॉपिक में हम लोग आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड, फजान रूल और बॉन्ड पैरामीटर के सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल तुम्हारा क्या है, लिखा है एमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं? पहला है NH3, AlCl3, BeCl2, CCl4, PCl5। बताओ, मतलब ऐसे लोगों को आप इसमें सेलेक्ट करो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, बाकियों के नहीं होंगे। या ऐसे सेलेक्ट करो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। अब जरा ध्यान से देखो, पहला है NH3, AlCl3, BeCl2 और CCl4, PCl5। 5 लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ पांडे जी, रफ कॉपी पेन सब तैयार होना चाहिए, है ना, नहीं तो कैसे काम बनेगा। चलो अच्छा धुआंधार प्रदर्शन करो। बताओ अमोनिया के स्ट्रक्चर यदि हम बनाए मान लो, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आजकल कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं? अरे आजकल क्या, मौसम के साथ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना बदल जाते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये हमने हाइड्रोजन बना दिए, बना दिए। अच्छा बताओ इस समय नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला तो अपना जवाब नहीं है। अच्छा दूसरा देखो AlCl3, Al के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और ये लगा दिया Cl, तो अब Al के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक बंदा मिल गया। अच्छा BeCl2, इसके आउटर मोस्ट सेल में, अच्छा बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों तरफ क्या लगा है? Cl। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो एक ये भी हो गया, है ना। अच्छा CCl4, है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये अपने उस टिक वाले में लगाना, है ना। अच्छा इसके आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों तरफ Cl जुड़े हुए हैं। तो बताओ यहां Cl के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास 8 हैं, इनके पास 8 हैं। अच्छा PCl5 देख लो कहीं, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। और पांचों तरफ क्या लगा है? Cl। देखो ये हम कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं कि आप इक्विटोरियल और एक्सियल हम दिखा के बनाएं, बट हम आप टोटल क्या है, नहीं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसका पता लगे फिर हम इसे काबिल बन जाओ। ये इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, लेकिन हमको तो टोटल इलेक्ट्रॉन खाली काउंट करना, तो हम कैसे भी बना लिए। तो ये देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कौन कौन ऐसे बंदे हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो 3, है ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6, इसके पास 4 और इसके पास 10। तो आंसर कौन सा सही होगा? क्लियर हुआ सवाल, है ना, बढ़िया सवाल था। यहां एक मन में यह बात आती है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, हमारे मन में यह बात आ जाती, तो उसका भी जवाब दिया है, उसका भी जवाब दो दिया है। हाँ चलेगा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 देखो, केमिकल बॉन्डिंग के 2 दिन हैं आपके शेड्यूल में, है ना, आधे आज और आधे अगले दिन। चलेगा भैया। दूसरा नंबर सवाल लगाओ, लिखा है amongst the following which of the following have maximum lone pair electronic repulsion। बताओ। दूसरा नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें। लोन पेयर रिपल्सन, इनमें से 4 मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा किसमें होगा? ये हटा देता हूं। हाँ बताओ भैया, बोला गया है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे तगड़ा किसमें है? अच्छा एक बात बताओ, ये IF5 है, आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 5 क्या है? 5 ने बॉन्ड बना लिया।
तो इसके पास लोन पेयर कितना बचा, एक, है ना। तो चलो, अच्छा ये देखो SF5, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 सल्फर के, और इससे कितना फ्लोरीन लगा है, 4। तो इसके भी आउटर मोस्ट, इसके भी पास कितना लोन पेयर है, एक, है ना, सेंट्रल एटम के पास। अच्छा ये देखो इनके पास आ जाओ, कौन है, एक Cl, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। और ये देखो ये तीन तरफ क्या लग गया, फ्लोरीन, और इसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 2। क्लियर है। अच्छा यहां आ जाओ, जीनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, और यहां क्या लगा है, 2 तरफ लग गया फ्लोरीन, क्यों बेटा, तो यहां लोन पेयर कितने हैं, 3। कितने लोन पेयर हैं, 3। तो बताओ सबसे ज्यादा लोन पेयर का रिपल्सन कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, चलो तीसरा नंबर सवाल पढ़ो, पढ़े रहो दनादन। तीसरा नंबर सवाल पढ़े बेटा, तीसरा नंबर सवाल पढ़ो। चलो, लिखा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। अच्छा देखो, जहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी वहां तोड़ने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां पे होगी, जो बॉन्ड छोटा हो, है ना। अच्छा जरा ध्यान से देखो, एक बॉन्ड है CF, एक बॉन्ड Cl, एक बॉन्ड CBr, और एक बॉन्ड Ci। बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक कर जाएगा, Ci, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी हुई, या अच्छा बड़ा बॉन्ड लेंथ कैसे बड़ी, क्योंकि ये क्या है, एटम बड़ा हुआ, तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, तो इसको तोड़ने में यहां सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां बोला क्या गया है कि बताओ करेक्ट सीक्वेंस बताओ बॉन्ड एंथैल्पी का, सब किसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और किसको तोड़ने में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी का आप हमें ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ऑप्शन कैसे भी लिखा हो सकता है। अच्छा जरा यहां देखो, यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी दिखा रहा है, Ci की, जो कि है नहीं। दूसरे में देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी दिखा रहा है, CF की, क्योंकि C और F के बीच का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि दोनों एटम कैसे छोटे, है ना। चलो ये बात सही है। अच्छा यहां देखो, ये बात फिर गलत कर गया, देखो समझ में आ रहा। अच्छा इसको देखो, Ci किसी तरीके से नहीं, तो कौन सा सही है, दूसरा। चलो अच्छा चौथा नंबर सवाल पढ़ो सारे बच्चे। चलो पढ़ लो, आराम से पढ़ो, आराम आराम सवाल करो। चलो सवाल पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन द नेचर। हमने आपको नॉन पोलर के लिए एक बात पढ़ाई थी, जिसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम एक जैसे हो, तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, 0। डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, 0, और डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब कैसा हुआ, नॉन पोलर। क्लियर है। अच्छा बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपको यह लिखना पड़े क्या, POCl3, तो आप POCl3 ऐसे लिखोगे, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एटम सेम भी तो नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, पहले का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अरे बेटा बहुत बेसिक बात समझ लो, वो तीर वीर ना लगाया करो, गधों काम है, वो तीर लगाते हैं ऐसे, ऐसे तीर लगाएंगे, वैसे तीर लगाएंगे, वो सब चक्कर छोड़ो, इतना समय नहीं है। क्लियर है। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, क्लियर है, तो ऑलवेज डाइपोल मोमेंट 0। क्लियर है। अब देखो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यहां आ जाओ। अच्छा देखो, सेंट्रल एटम पे तो कोई लोन पेयर नहीं होगा, चलेगा, लेकिन सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, है ना। अच्छा इसके क्या है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम कैसा है, एक जैसे, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, कैसा होगा, 0। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, पूछो कैसे। हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन में एक बात पढ़ाई थी,
जब सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन बचे, ऑड इलेक्ट्रॉन, और सराउंडिंग एटम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मान के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देना। तो लोन पेयर बचा ना, हाई ना, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब यहां आ जाओ, SbCl5, ठीक है। अच्छा बताओ, नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए, Sb के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5, पांचों तरफ लगे 5 Cl, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। कैसा हो गया, नॉन पोलर। चलो, तो ये वाला सही है, ये वाला ठीक है, चलेगा। अगला सवाल ये पढ़ो, सवाल नंबर 5 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। मतलब ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब आप वो सेट पता करें, वो सेट आप पता करें। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, और फिर हमें बताओ इनमें से कौन सा ही है। सचिन तुम्हें पता चल गया कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, लेकिन एक कम बात बड़ी बात नहीं है। हमने आपको डाइपोल मोमेंट क्या रटाया था, 5 सिमेट्रिकल ग्रुप रटाए थे, HXNO2CS3, याद आ रहा, CN याद कराए थे। यदि ये एक दूसरे का अपोजिट लगे हों तो ऑलवेज डाइपोल मोमेंट जीरो। याद आ रहा है ना? हमने आपको याद कराया था, H हो, X हो, CS3 हो, है ना, CN हो और NO2 हो। यदि ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे लगे, ये सिमेट्रिकल ग्रुप हैं, यदि ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे लगे हैं तो आपको सीधे डाइपोल मोमेंट करना है जीरो। अच्छा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड कौन सा हो गया, BF3, बताओ बेटा, बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? अरे हाँ होगा। सराउंडिंग एटम क्या है, देखो बस आपको यह याद करना, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, यदि ये दोनों बातें सही हैं तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। बस दो एक्सेप्शन है, XeF4 और XeF2, दो एक्सेप्शन है, XeF4 और XeF2। हमने उसमें लिखाया था जो होता है वो होता नहीं। क्लियर है? तो चलो, इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो पता चल गया। अच्छा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बताओ बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बताओ, H2F2, अरे HF है ना, तो क्या होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, काम बिगाड़ा, ये भी देखो काम बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये भी कैसा होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो। देखो काम बिगाड़ा इसने, है ना, क्या लिखा, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये है। बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यानी पहला वाला सेट अपना गलत हो गया। दूसरा आ जाओ, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड बताओ बेटा, अरे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोराइड लगे, एक लोन पेयर बचाना, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब आगे क्या करें लगा के, छोड़े, तीसरे पे आओ, बोरान ट्राइफ्लोराइड डाइपोल मोमेंट जीरो, पेरेलियम डाइफ्लोराइड डाइपोल मोमेंट जीरो, है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डाइपोल मोमेंट जीरो। और ये देखो, ये कैसे बनाओगे, ये 1,4 सेम सिमेट्रिकल ग्रुप इन अपोजिट पोजीशन, डाइपोल मोमेंट होगा जीरो। कौन सा ऑप्शन सही, थर्ड। यदि आपको जितने हमने जुगाड़ रटाए थे, यदि उतने आप रटे हैं, कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल में हमने आपको जितने जुगाड़ बताए हैं, तुम देख लेना, उससे एक भी ज्यादा तुम्हें सवाल मिले तो बताना हमें। तो
फिजिकल के जितने आपको फार्मूले बता दिए गए है ना, आप सवाल लगाओ जितने आए हुए सवाल हैं, तब तुमको लगेगा इतना ही पढ़ना था। चलेगा, छठा नंबर सवाल उड़ाओ। पहले आराम से पढ़ो 6 नंबर सवाल, फिर बताओ। 6 नंबर सवाल बताएं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, एक हमने आपको एक्सेप्शन लिखाया था, एक्सेप्शन क्या, उसका कारण कुछ दूसरा था। देखो हमने कहा था कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, देखो बेटा, यहां डाइपोल मोमेंट और एटॉमिक मोमेंट दोनों क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंट दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में, और यहां क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा और इसका कम, इसका ज्यादा और इसका कम हो जाता है ना, बना के आपको दिखाया था। अब देखो यहां जरा ध्यान से देखो, पहला क्यों गलत हुआ बताओ, NH3 से ज्यादा NF3 का है, पहला ऑप्शन तो यूं ही सही हुआ। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ, देखो बेटा, अब देखो NF3 से ज्यादा NH3 और NH3 ज्यादा H2O और BF3 सबसे कम, क्योंकि BF3 का डाइपोल मोमेंट होता है 0। बताओ कम, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अभी तक तो ये एकदम सही है, लेकिन आगे भी देख ले। अब देखो यहां फिर वही गलती हो गई, NF3 ज्यादा NH3 से, गलत हो गया। अच्छा यहां जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, BF3 का डाइपोल मोमेंट होता है 0 और यहां क्या दिखा दिया, सबसे ज्यादा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, दूसरा सही। क्लियर है? चलो 7 नंबर सवाल, आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ो। 2 दिन में इनके हमें सवाल लगवाने हैं। आज बुकलेट आई गई है ना, तो अगली क्लास में संपन्न हो जाएगा। चलेगा? ये तो सवाल सबको आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बता, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हमने क्या पढ़ाया था, क्या, बाबा के 3 बेटे तीनों आवारा। ठीक है, बाबा कितने बेटे, बाबा के 3 बेटे, तीनों कैसे थे, आवारा। अच्छा क्या था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। चाहे ऐसे लगा लो चाहे हमारे जुगाड़ से लगा लो, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? अब मेरी बात को समझो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उन्हीं का तो बॉन्ड ऑर्डर भी बराबर होगा, है ना। अच्छा, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, है ना। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन गिन लो। अच्छा इसके देखो, इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका 8, तो 8 6 14, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, 8 7, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन। तो पहला पेयर तो गड़बड़ा गया, पहला पेयर गड़बड़। दूसरे पे आ जाओ, अच्छा O2 8 8 16, अच्छा 8 7 15 और 1 चला गया, 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है, ये भी बर्बाद हो गया। अच्छा 7 6 13, 13 और 1 14, 14 इलेक्ट्रॉन, और 8 6 14। तो ये वाला जोड़ा कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। अच्छा इसको देख लो, 7 7 14 और ये क्या हो गया, 8 8 16 और 1 17, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 16 17, ठीक 17 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है, थर्ड। अरे नीचे यहां लिखा है, वहां नहीं लिखा होगा बेटा, है। हाँ हाँ, नहीं अगली बार लिखा आएगा, तुम्हें खाली चेक करना है सही लिखा कि नहीं। तुम अपने भी विचार लिख सकते हो, उसमें एक ब्रैकेट बना रहेगा, अपने विचार व्यक्त करें, समझ रहे हो। चलो भैया 8 नंबर सवाल उड़ाओ, आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, जिस गांव में नल्ले लोग ज्यादा हैं, यानी जहां पे शादीशुदा लोग कम है, वहां उस गांव में बवाल ज्यादा होता है ना। ये कहानी समझ में है। अच्छा शादीशुदा लोग हैं,
देखो ऐसा क्या होता है गांव में, जैसे गांव किनारे नहीं होता, पुलिया बनी होती है ना, या गांव किनारे कुछ बैठने की व्यवस्था होती है, नहीं होती है? तो यदि वहां पे नल्ले लोग ज्यादा है, मतलब जिनकी शादी वादी नहीं हुई, तो वो जब आके वहां जमघट लगाते हैं, वहां बैठते हैं, फिर लड़ाई भी करते हैं। तो इनको समझो ये लोन पेयर हैं। ये क्या है? ये लोन पेयर हैं। अच्छा, लोन पेयर वही तो होते हैं जो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट ना करे, वही लोन पेयर। और लोन पेयर तो नल्ले है ना, मतलब इनके पास कोई काम नहीं, तो लड़ाई ज्यादा होगी। तो जहां ज्यादा लोन पेयर होंगे वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। और पता लगे एक तरफ शादीशुदा इंसान और एक तरफ नल्ला, तो यहां लड़ाई होने के चांस कम है। लेकिन दोनों नल्ले तो लड़ाई होने के चांस ज्यादा, और दोनों शादीशुदा लोग तो लड़ाई होने के चांस बहुत है कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड आप बताओ रिपल्सन कहां होगा? लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। चलो 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? बताओ कौन होगा? NH3। कोई दुख वाली बात तो नहीं, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? 0। अच्छा इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? 0। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो ये तो बिना डाइपोल मोमेंट वाले बंदे हैं, तो दो तो ऑप्शन यूं ही गलत। अब NH3 NF3 वाली कहानी तुम्हें मालूम है कौन ज्यादा होता है? NH3। किससे? NF3 से। तो मैक्सिमम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट किसका है? देखो सब वही सवाल है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? इनमें से कौन पोलर मॉलिक्यूल है? HCF4 पोलर है। वेरी गुड। अरे पोलर तो वो दिख ही रहा, ये एक्सेप्शन में नहीं है। जो होता है वो होता नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल जैसे बनाओगे तो पोलर दिखेगा, बट ये पोलर है नहीं। ठीक है? HCF4 HCF2 एक्सेप्शन पढ़ाया था, जो होता है वो होता नहीं। चेक करो, पहले इनको चेक कर लो। अच्छा, इसमें इसका यदि स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? और हमने ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन सजाए, है ना? छह इलेक्ट्रॉन सजा दिए। फ्लोरीन कितना लगा है? 4। 2 फ्लोरीन ये लग गए, और 1 फ्लोरीन ये, और 1 फ्लोरीन ये लग गया, और इधर ये क्या हो गया? लोन पेयर लग गया। हाँ है ना? आपको नहीं लग रहा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। हमने पढ़ाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बिकॉज वहां 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ पाई जाती हैं। कौन? एक्सियल और इक्विटोरियल, है ना? वहां 3 बॉन्ड इक्विटोरियल होते हैं और 2 बॉन्ड एक्सियल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सियल और इक्विटोरियल। तो ये कौन से बॉन्ड हैं? इक्विटोरियल। और ये दोनों कौन से हैं? एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड इज लंबे देन इक्विटोरियल बॉन्ड। लंबे हैं तो कैसे हैं? कमजोर है। इक्विटोरियल बॉन्ड मजबूत और एक्सियल बॉन्ड कमजोर। एक्सियल बॉन्ड बड़े, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे, है ना? और हमने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप एक्सियल पे रखना, लोन पेयर आए तो उसे इक्विटोरियल पे रखना। क्लियर है? तो बताओ, अब जरा ध्यान से समझो, कहा गया है पोलर कौन होगा? बताओ, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर बच गया ना, और सराउंडिंग एटम सेम है, तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं। तो SF4 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। पहले तो पकड़ में आ गया कि पोलर है। क्लियर है? अच्छा, ये क्या देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों लग गए काम पे, बॉन्ड बना लिए, तो इसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर बचा नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, तो डाइपोल मोमेंट सीधा 0। डाइपोल मोमेंट सीधा 0। अब ये रहे एक्सेप्शन। अच्छा, जब ये बनाओगे तो ये पोलर जैसे लगेंगे, जब इनका स्ट्रक्चर तुम बनाओगे, ये एक्सेप्शन है। XC जब तुम इनका स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, तो ये कितना फ्लोरीन लगा है? मान लो 1 2
3 और 4 फ्लोरीन लगा है। क्लियर है? ये 4 फ्लोरीन लगा है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर यदि आपको बनाना ही हो तो ऐसे बना लो। है ना? क्लियर है? अब आपको देखो यहां क्या लगेगा, अब बहुत ध्यान से समझो। देखो, इसने इसके डाइपोल मोमेंट को कैंसिल किया, इसने इसको, तो डाइपोल मोमेंट हो गया 0। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है XCF4 XCF2, ये दोनों एक्सेप्शन है। जो होता है वो होता नहीं। क्लियर है? अच्छा, कहां का नहीं होता है? क्योंकि इसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है ना, और सराउंडिंग एटम सेम है, तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 0 होता है। तो कौन सा तुम्हारा सही निकला? कौन सा बेटा? पहला। 11 नंबर सवाल उड़ाओ। अब ये तो सवाल बता ही दोगे, है? पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कंटेन नो पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड ना कंटेन कर रहा हो ये तो आ ही जाएगा। वो कौन है? H2O, हाँ है ना? अच्छा देखो, CO2 पाई है ना, SO2 पाई है। अच्छा बताओ, NO2 पाई है, कहां पाई नहीं? H2O। अरे भाई H2O ऐसे तो बनाते हो कि देखो पानी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री कैसी होती है? वी से बेंट बोलो, एंगुलर बोल लो। देखो, हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर किसके विषय में जानकारी देता है? ज्योमेट्री। और हाइब्रिडाइजेशन विद लोन पेयर किसके विषय में जानकारी देता है? शेप। ठीक है भैया? 12 नंबर सवाल उड़ाओ। कहा गया इसमें सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर कौन है? देखो, जब कोई चीज स्टेबल अवस्था में होती है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फॉर SO3? इसका इसमें मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जो बता दो वही सही कर देंगे। कौन है? फोर्थ। क्लियर है? अच्छा, इसमें कोई समझने वाली बात तो नहीं है? अच्छा, सल्फर वो बंदा है जो ऑक्टेट रूल को नहीं मानता है। वैसे तो अब समझो, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और 6 ने दो ने डबल बॉन्ड बना लिया। इस समय इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 12, है ना? लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो सबसे प्रेफर्ड स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, ये सवाल हमने आपको रटाया था। हमने कहा था, जब हमने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई थी कुछ चीजें, तो वहां पे हमने ये बताया था। लेकिन देखो, याद हो तो है। अब आपको लग रहा होगा कि बुकलेट में मैक्सिमम सवाल आए हुए ही थे। बताओ बताओ, कौन होगा? कौन होगा फर्स्ट? क्या लिखा है? द करेक्ट ऑर्डर। अब जिसने इसको नहीं याद किया होगा, पढ़ते समय अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए तो आज भी ये इसमें क्यों होगा। और जिसने पहले से पढ़ रखा वो कहेगा हाँ, और जिसने इसको ढंग से नहीं पढ़ा वो इसके क्यों में जाएगा। इसका मतलब वो सही से पढ़ा नहीं है। चलो 14 नंबर सवाल आराम से पढ़ो। NH3 और NF3 वाला लफड़ा हमने आपको बताया था, है ना? जब बॉन्ड डाइपोल मोमेंट और ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो सारे डाइपोल मोमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, है ना? और यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घट जाते हैं। अब ये देखो, पहले हम चाहेंगे इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बना देंगे। देखो, ये तुम्हारा है NH3, है ना? और ये तुम्हारा है NF3। देखो, दोनों के स्ट्रक्चर तो समझ में आई गया। अच्छा, जरा ध्यान से देखो। अब हुआ क्या? हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है? बताओ बेटा। लीना टू मीना। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी।
लीना टू मीना। अब देखो ये लीना है, ये मीना है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, लेकिन इधर होगी इधर, है ना? बताओ इधर होगी। अच्छा यहां बताओ कैसे होगी? इनकी डायरेक्शन किधर है? इधर, इनकी डायरेक्शन इधर, इनकी डायरेक्शन इधर और इनकी डायरेक्शन इधर, है ना? ओहो, ये कैसे बॉन्ड लगवा दिए? तो इनमें डायरेक्शन कैसे होगी? देखो लीना टू मीना, लीना टू मीना, लीना टू मीना। अच्छा बताओ सारे बॉन्ड डाइपोल मोमेंट और ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट सब एक ही डायरेक्शन में है या नहीं? देखो सब एक ही डायरेक्शन में है। तो जब सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होते तो सबका डाइपोल मोमेंट आपस में क्या होता है? ऐड हो जाता है। क्यों बेटा? अच्छा यहां 3 का तो एक डायरेक्शन में है, तो हमने मान लिया कि इसका म्यू क्या हो गया? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3। लेकिन इनमें से इसका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? घट गया, है ना? तो बताओ NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा हुआ कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ गया? तो चलो अब उड़ाओ सवाल। लिखा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट, है ना? द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 ये कितना होता है? 1.5 डी बाई डी, मतलब डी बाई इज लार्जर देन दैट ऑफ NF3, वो कितना है? 0.2 डी बाई। दिस इज बिकॉज, ये इसका कारण क्या है? देखो in NH3 as well as in NF3 the atomic dipole and bond dipole in same direction। बताओ इसमें तो सेम डायरेक्शन में होते लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन में नहीं होते। पहली बात तो निकल गई गलत। अब दूसरा आओ, इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल इन सेम डायरेक्शन वेयर एज NF3 इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात तो सही है, दूसरी बात सही है। तीसरा पढ़ लो, चौथा पढ़ लो, पढ़ो सारे बच्चे। तीसरा चौथा गलत भी तो होना चाहिए, है ना? क्या लिखा है? NH3 NF3 देयर इज एटॉमिक एंड बॉन्ड डाइपोल इन अपोजिट डायरेक्शन। गलत। NH3 एटॉमिक एंड बॉन्ड डाइपोल इन अपोजिट डायरेक्शन, इन NF3 देयर इज सेम डायरेक्शन। ये भी बात गलत। तो कौन सा सही है? दूसरा। अच्छा अब तो NH3 NF3 वाली कहानी भी बढ़िया समझ में आ गई, चलेगा। 15 नंबर सवाल उड़ाओ बेटा। कौन सा? पहला। पहला इनके हिसाब से है, अभी हम लोग देख लेते हैं पहला होगा दूसरा होगा, कौन सा होगा? बताओ अभिषेक फर्स्ट, बताओ प्रदीप कौन सा लग रहा? देखो एक बात समझो, इसने ये बात देखो कह के एकदम क्या कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर ऑल द बॉन्ड कैसे हैं? नॉट इक्वल। एक ही हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया तो वहां दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होती है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो वहां दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है, 3 छोटे 2 बड़े। तो बताओ तुमको आइडिया क्या मिला? तुम सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जिसका sp3d आ गया वही गोला भर दो, आगे बढ़ो। निकालो निकालो, बताओ बताओ। ये क्लोरीन हुआ, इससे कितने फ्लोरीन लग गए? कितने लग गए? 3। और इसके पास 2 लोन पेयर बच गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा। लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर। आंसर आ गया 5। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। पहला सही, बाकी में है ये नहीं, बाकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है ही नहीं। 16 नंबर सवाल धीरे से उड़ाओ, लगाओ, पूछा जाएगा। अगला सवाल तुम्हारा क्या है? अच्छा इसको हटा दें। 16वें का चौथा होगा। अरे अभी तो कुछ भी बोल सकते हो ना, सी डी ए बी सी डी कुछ भी बोलो, सही एक ही होगा, चौथा इनके हिसाब से, है ना? 16 का।
अच्छा देखो क्या उसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव, कैसा है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अच्छा परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो, मतलब जीरो ना हो, तो ही तो परमानेंट होगा। हाँ। अच्छा BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो, SF4 का डाइपोल मोमेंट जीरो, और इनका डाइपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि जो होता है वो होता नहीं। तो बताओ, अब देखो ये SF क्या है, 4 है ना। SF4 कैसे, देखो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, चारों तरफ हमने क्या चिपका दिया, फ्लोरीन। ये देखो है ना, चाहे ऐसे लगा लो और चाहे वैसे, कैसे, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन इनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो क्या हुआ, है ना। देखो पहले चेक किया करो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, और दूसरी बात चेक किया करो कि सराउंडिंग एटम सेम हो। और मान लो इसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हैं, तो सराउंडिंग एटम चेक करो चाहे चेक ना करो, इनका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो ये निकला है 17 नंबर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर। ये भाईजान रूल है, फजान रूल, सी थर्ड वाला। देखो कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बताओ बेटा, चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन, पूरी बात बोला करो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन। तीसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, चार्ज ऑफ एनायन, है ना। और उसके बाद, अरे पहले देखो सी और एस मैच किया करो, खाली एक ही इनवर्सली होता, बाकी सब डायरेक्टली। इनवर्सली कौन होता है, साइज ऑफ कैटायन। देखो चार्ज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अब इसमें चेक करो किसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम। फजान रूल दो बातों पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर है और पोलराइजेबिलिटी, है ना। तो कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर 1 चार्ज ऑफ कैटायन, नंबर 2 साइज ऑफ कैटायन, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और नंबर 3 चार्ज ऑफ एनायन, नंबर 4 साइज ऑफ एनायन। चेक कर लो, अपने पास तीन ही लोग हैं, एक NaCl, एक LiCl और एक BeCl2, है ना। अब हमको चेक करना है, बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, इसका, इसका और इसका, है ना। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इस पे चार्ज +1, इस पे चार्ज +1, इस पे चार्ज +2, है ना। और कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता चार्ज ऑफ कैटायन। तो जीत कौन गया, BeCl2 इन दोनों से ज्यादा कोवैलेंट है। बेटा मेरी बात को समझो, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर 1 क्या होता है, चार्ज ऑफ कैटायन, नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, नंबर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ एनायन, नंबर 4 साइज ऑफ एनायन। आप हमेशा ऐसे चेक करते हुए आया करो, ऐसे पहले पहला चेक करो, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, कोई ना कोई है जो एक दूसरे से अलग कर देगा। अच्छा और जरा देखो कितना बेहतरीन सवाल था, सबसे ज्यादा किसका कोवैलेंट कैरेक्टर हुआ, BeCl2 का, किससे, NaCl और LiCl। अब LiCl इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट, होना कैसा चाहिए, आयनिक, ये एक्सेप्शन में पढ़ाया था, है ना। तो पक्की बात है LiCl ज्यादा कोवैलेंट होगा किससे, NaCl से। तो बताओ कौन सा ऑर्डर सही है, अपने परिवार में LiCl और दूसरे परिवार में BeCl2, ये दोनों आयनिक होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू रूल, बट ये होते कैसे हैं, कोवैलेंट। ये कोवैलेंट का भी एक्सेप्शन है, ये आयनिक का भी एक्सेप्शन है।
क्लियर है? चलो 18 नंबर उड़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ो 18 नंबर। सी, वेरी गुड। ABCD जो बोलोगे सब सही है, बताओ। सी, 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 वेरी गुड। डी, नहीं नहीं, हम 18 की बात करें, 18 में बात करो। 18 कौन सा? सी। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट, कौन सा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, है ना? तो बताओ इनमें से कौन है वो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है? अच्छा, सी क्यों बताया तुमने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? भाई तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो लगा नहीं पाओगे, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो नहीं लगेगी। तो देखो, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, किसका? इसका, ये SO2 बन गया, CO2 बन गया। तो देखो इसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, है ना? है ना? जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये देखो क्या है ना? इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा, है ना? अच्छा, अब यहां आ जाओ, SiO2, इनके भी पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब आ जाओ यहां पे, इनके पास बचा ऑड इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या बचा? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये है पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? हाँ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 19 नंबर सवाल लगाओ, 19 नंबर। ये डाईपोलर ओलर कुछ नहीं, मतलब पोलर, डाईपोलर पोलर वही बात है, यानी OH OH डाईपोलर इसको बोला गया। लिखा है H2 is polar whereas BeF2 is not। हमने आपको बोला था जब इस टाइप के सवाल आए, हमने पढ़ाते समय यही लिखा था, जब ऐसे सवाल आए तो हमेशा आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की बात देख लो। ये बात हमने आपको लिखाई थी, जब इस टाइप के सवाल, ये हिंदी में लाइन लिखवाई थी, जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो उनकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन देखा करो। सवाल लग रहा कुछ और पूछ रहा, जवाब ऐसा लग रहा कुछ और आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, H2O और BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाओ। देखो बेटा, समझ गए बात? अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? कितने सिग्मा? 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। आंसर आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, sp3 विद 2 लोन पेयर। ये किसको बताएगा? ज्योमेट्री को। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? एंगुलर बोलो, वी शेप बोलो, बेंट बोलो, सब बातें एक ही हैं। अच्छा, BeF2 ये कैसा है? देखो बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो कितने सिग्मा इसके पास? 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो क्या आया? 2, तो ये क्या हो गया? sp, और sp ऑलवेज लीनियर, है ना? तो किसका कारण क्या है? बिकॉज H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर, ये इसका कारण। पहले आराम आराम से पढ़ो फिर बताना, बहुत जल्दबाजी कोई आवश्यकता नहीं, आराम आराम पढ़ो। अच्छा, लिखा इन BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई, द लोन पेयर ऑक्यूपाई का क्या लिखा है? इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना? टू मिनिमाइज। अब जरा ध्यान से समझो, ये हुआ Br, है ना बेटा? और 2 फ्लोरीन यहां लग गए, अब एक फ्लोरीन कहां लग गया? यहां लग गया, और एक लोन पेयर यहां लग गया, एक लोन पेयर यहां लग गया। ये स्ट्रक्चर किसका है?
BrF3। अब जरा ध्यान से समझो, हमने दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाए कि नहीं लगाए, लेकिन एक ही साइड नहीं लगाए। अरे हम दोनों लोन पेयर एक ही जगह तो लगा सकते थे, हमने यहां क्यों लगाया? बिकॉज लोन पेयर में रिपल्सन कम हो। तो क्या लिखा है? लोन पेयर रिपल्सन। हाँ या ना? क्लियर हुआ? सवाल देखो कितना बढ़िया बना के पूछा कि इक्विटोरियल पोजीशन पे हम उसे क्यों रखते हैं। अच्छा, एक्सियल पोजीशन पे आप उसकी डायरेक्शन बदल ही नहीं सकते हो क्योंकि दो ही हैं। इक्विटोरियल में तो हम इधर वाला उधर, उधर वाला इधर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? बिकॉज रिपल्सन कम करना है। बहुत सुंदर सवाल आपसे पूछा गया। अब हम ये मान गए हैं कि अब हम आंसर देंगे नहीं, इससे तुम कम से कम सही वाला दिमाग लगाते हो। अब देखो ये वाला सवाल सबका पेन चलना चाहिए, हमसे मत पूछो भैया। पूछा गया, देखो देखो लिखा NO3 माइनस आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। ये आपको बताना है, सबका पेन चलना चाहिए। ऐसे बिना कोई बोलेगा नहीं, गलती हो जाएगी। हम कह रहे हैं गलत होगा, बनाओगे तो गलत हो ही नहीं सकता। अभिषेक बताओ, बताओ बेटा। फोर्थ। अरे अब हर बार थोड़ी तुम्हारे लोगों को गलत होगा। हम चाहते भी नहीं कि हर बार तुम्हारी बात गलत हम कर पाए। हम तो चाहते हैं मैक्सिमम चीजें तुम्हारी सही रहे बेटा। हम इसी उम्मीद के साथ ये मेहनत कर रहे हैं। आज सुनिएगा, लिखा अच्छा इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग बना के देख लें। देखो, अच्छा बताओ लड्डू कितना? एक। लेने वाले कितने लोग? 3, है ना? तो जिसको लड्डू दोगे वो सिंगल बॉन्ड से लगेगा। तो ये हमने नाइट्रोजन बनाया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये एक हमने ऑक्सीजन ऐसे लगा दिया। ये देखो जो माइनस चार्ज है इसी को हम लड्डू बोलते हैं। जिसको लड्डू दे दोगे वो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा। अच्छा, एक ऑक्सीजन कैसे जुड़ गया? डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब इनके पास एक लोन पेयर बचा है और जो अगला ऑक्सीजन है उसके पास एक ही लोन पेयर की कमी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इनको। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने बन गए? 1 2 3 4। तो बॉन्ड पेयर बन गए 4 और लोन पेयर हो गए 0। क्लियर है? हमने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप तोड़ना तो डबल बॉन्ड मान के तोड़ना, लेकिन जब जोड़ना तो सिंगल बॉन्ड की तरह जोड़ना। क्लियर है? हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहां क्या कंसीडर किया है? सिंगल बॉन्ड। तोड़ना और जोड़ने में बड़ी कहानी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड की तरह, तोड़ोगे डबल बॉन्ड की तरह। ये किताबों में नहीं लिखा है बेटा। 20 नंबर सवाल आपका ये है कि पूछा गया है किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन रटाया था और हाइब्रिडाइजेशन से 3 बॉन्ड एंगल याद कराए थे, है ना? देखो यदि कहीं का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसमें लोन पेयर नहीं है तो आंख बंद करके 109.5 डिग्री लगा दो या 109 और डिग्री 28 मिनट, दोनों एक ही बातें हैं। sp2 हो तो आंख बंद करके 120 लगाओ और sp हो तो आंख बंद करके 180 लगाओ। क्लियर है? तो अब देखो ये NH3 की हमारी बात आई, है ना? अच्छा NH3 की बात आई तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ बेटा? sp3। sp3 विद 1 लोन पेयर। यदि sp3 होता 0 लोन पेयर तो 109.5 डिग्री होता, लेकिन एक लोन पेयर के आ जाने से इसी में 2.5 डिग्री की आप कमी कर दिया करो तो 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल बचेगा। कि देखो जब आपने क्लासें की होंगी तब ये सब पढ़ाया गया होगा, है ना? अच्छा देखो PCl3 का देखो, PCl3 फास्फोरस ये हुआ, इसके 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 तरफ तो यहां क्या जुड़ गया? क्लोरीन, है ना? 3 तरफ क्लोरीन जुड़ गया तो ये इसका भी बॉन्ड एंगल बिल्कुल इसी जैसा होगा। किसके जैसा? अमोनिया जैसा, हाँ या ना? अच्छा उसके बाद आ जाओ किस पे? AcCl2, है ना? अच्छा ये कैसे बनेगा? अब जरा ध्यान से देखो, यहां 2 सिग्मा है और प्लस 2 लोन पेयर, तो क्या बन गया? sp3। और sp3 कितने लोन पेयर के साथ? 2। तो इसके यदि ये sp3 0 लोन पेयर के साथ होता 109.5 डिग्री होता, 2 लोन पेयर आ गए
तो इसमें कितने डिग्री कमी कर दोगे? 5। ये पढ़ाया गया होगा। प्रीडाइजेशन आया विदाउट लोन पेयर sp3, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अब मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, उसके सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, तो आप क्या करोगे? 109.5 डिग्री में 2 पॉइंट क्या करोगे? -2.5, 2.5 डिग्री की कमी एक लोन पेयर के आ जाने से होती है ना? किसमें? रियल बॉन्ड एंगल में। तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका रियल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए था, बट एक लोन पेयर के आ जाने से इसी में 2.5 डिग्री हो गई कमी। और यहां कितने आ गए? 2 लोन पेयर, तो यहां क्या हो गई? 5 डिग्री कमी। अब तुम यहां देखो, बताओ, सबसे पहले सारे बच्चों को NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना? इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखो हम तुमको यहां स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं, ये देखो, क्योंकि जो तुम बनाओगे वो गलत होगा। ये होता है अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। यहां देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अच्छा बच्चा जानते हो क्या करता है? क्या करता है? हम तुम्हें उसकी कहानी बताते हैं, और उसको बड़ा तसल्ली से सही करता। कैसे? नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक कम कर दिया, 4 बच्चे, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देता है, ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसे लगता है एकदम सही है, और वही गलत होता है। क्लियर है? ये रियल स्ट्रक्चर है अमोनियम आयन का। बिकॉज अमोनियम आयन के अंदर हाइड्रोनियम आयन के अंदर, दोनों के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। एक तो सवाल देखो मैंने तुमको ये बता दिया। अच्छा दूसरी बात क्या है? ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या होगा? कितने सिग्मा? 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3 विद 0 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका मिला? किसका मिला? NH4 प्लस का मिला। ये देखो सब आए हैं, ये सवाल आए हैं? अब तुमको लग रहा है, देखो हम तुमसे एक बात बताते थे, हमेशा तुम छोटे छोटे खूब सवाल लगाओ, किसी एक बड़े सवाल में पीएचडी मत करो। नहीं, वैसे सेलेक्ट होने में 10 साल लगेगा, और मेरे हिसाब से चलोगे तो 1 साल 2 साल में सेलेक्ट हो जाओगे। क्लियर है? मेरी बात समझो। अच्छा 1 साल के बाद 2 साल हमने क्यों बोला? क्योंकि 11th 12th वहां 0 लेके आते हैं, ना 11th पढ़े ना 12th पढ़े, आए यहां मास्टर के यहां नाम लिखा लिए, बोले डायरेक्ट एमबीबीएस थोड़े ना कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारा 11th 12th क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही कंपटीशन शुरू होता है। क्लियर है? हाँ, जिसका 11th 12th बहुत अच्छा है वो 1 साल में बंदा सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अब पता लगे 11 0 12th 0। अच्छा अब तो कोरोना वाला नाटक थोड़ा कम हो गया है, नहीं पहले तो यही कहते थे सर वो कोरोना था तो स्कूल नहीं जा पाए, नहीं तो बहुत जैसा लगता बहुत पढ़ लेते। नहीं, अब वो नाटक भी खत्म हो गया। 23 नंबर सवाल उड़ाओ। चलो 23 नंबर सवाल लिखा है, इन XHY, जहां X और Y, चलो खिसका तो, X एंड Y बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जहां X और Y दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, है ना? अब 4 कथन में से कौन सा कथन ऊपर वाली बात के लिए सही है? पहला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X विल इंक्रीज एंड ऑन H विल डिक्रीज। सही बात है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कारण ही होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? गुंडई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? गुंडई। जैसे 2 लोगों के बीच में बॉन्ड बना है, इसमें जो बड़ा गुंडा होगा वो इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट एटम, है ना? तो ये क्या हुई? गुंडई। अब देखो यहां बेचारा ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम। पहली बात अभी तक सही। ले अब दूसरा पढ़ो, इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। ये तो बात महा गलत, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले जा रहा है उसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही रही है, तो दूसरी बात तो गलत हो गई। इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। ले
एक सब खींचे ले रहे हो, उसके पास घट रही है, तो ये भी बात गलत। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज ऑन एक्स, ये तो मतलब ये तो वही बात हो गई, गुंडा पीटा गया। ये तो वही बात हो गई कि गुंडा पीटा गया। अरे भैया एक्स और वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये तो कहां वाली बात हो गई। दोनों बातें गलत, ये बात सही। चलो पहला वाला तो आ ही गया होगा, है ना। कौन सा होगा? आयनिक। अब सवाल आया अगला, अब सबके पेन चलने चाहिए और कोई जल्दबाजी में सवाल का जवाब हमें देगा नहीं। इसका कौन सा सही? आयनिक। कैटायन और एनायन क्या बनाएंगे? क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस कैसा है? अरे जैसे Na कैटायन Cl एनायन आपस में बनाए लैटिस, तो ये कैसा बॉन्ड होगा इनके बीच में? आयनिक बॉन्ड। अगला सवाल तुम्हारा 25 नंबर सवाल है, जो कि काफी अच्छा सवाल है। तो ये एनसीईआरटी पेज नंबर 111 और नीट में 2023 में आया है कि नहीं? हमने कहा वही सब लगाओ। अच्छा हम तुमको थोड़ा जुगाड़ बता दे रहे हैं, तब तुम लगा लोगे। है डाइपोल मोमेंट का, देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता Q इंटू टी, है ना। जब आपको डीबाई में निकालना हो, क्योंकि सारे यहां किसमें दिए हैं? डीबाई में, तो हमेशा 4.8 इंटू 10 की पावर -10 Q की वैल्यू आप मान लेना, रख लेना, और इंटू डिस्टेंस आप रख लो। तो पहले दोनों का, किसका? AB का और CD का, पहले आप डाइपोल मोमेंट निकालो, तो इसे बोलते कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। अच्छा देखो हम तुम्हें पूरा कहानी समझाते हैं। देखो यहां से जो निकालोगे ये निकलेगा आपका कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है एक्चुअल अपान कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। एक्चुअल अपान कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। पहले आप इनके दोनों के कैलकुलेटेड निकाल लो, किसका? AB का और CD का। फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए आप क्या करोगे? एक्चुअल जो दिया गया है, कैलकुलेटेड जो लाओगे यहां, दोनों का AB का और CD का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लो, और आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो वही तो लिखा है, लेसर आयनिक, हायर आयनिक, नियरली कोवेलेंट। तो यदि आप आयनिक का कैरेक्टर निकाल लो तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा हम यहां कोवेलेंट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि आयनिक की सारी व्यवस्था दी है। बिकॉज डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है ना। ये डाइपोल मोमेंट है तो आयनिक ही तो हुआ। कैसे समझाएं? समझ में आ रहा? तो सारे बच्चे काम करें, सब सारे बच्चे पहले अपना पेन चलाएं, है ना। और एक तरह से हम देखो पूरा सवाल लगवाते हैं, इसको अच्छे सवाल लगाओ। देखो इस सवाल को लगाओ और सब लोग पेन चलाएंगे, सब लोग हमको आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे? देखो पहले पूरी कहानी समझ लो। द डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल AB एंड CD आर इतना एंड इतना डिवाई रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, वाइल दियर बॉन्ड डिस्टेंस इतनी और इतनी है ना, रिस्पेक्टिवली। दिस इंडिकेट दैट, क्लियर है। तो आप लोग पहले क्या करो, कोई बात नहीं करेगा, सबके पेन चलने चाहिए और सब लोग जवाब बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आप निकालो AB का कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। फार्मूला क्या है? Q इंटू डी। Q कितना? डिबाई में यदि आंसर है तो Q कितना होगा? 100%, 4.8 इंटू 10 की पावर -10, और इंटू बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है? कितनी है? कितना है? 2.82, और एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में बदल लो, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लो। निकालो निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। पेन सबके चलने चाहिए बेटा। तो मेरी एक बात समझना, तो यहां क्या रखोगे? एंगस्ट्रॉम को किसमें बदल लिया? मीटर में। लेकिन आपको डिवाइड तब आता है
जब Q का वैल्यू इतना हो और डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर में हो, तो यहां क्या नहीं लिख सकते 10 की पावर -8। हाँ या ना? वेरी गुड। मीटर को सेंटीमीटर नहीं बदल पाओगे क्या? हमको तो फिर तब की गुस्सा आती है। हाँ, 10 की पावर -8 हो गया कि नहीं सेंटीमीटर में? हाँ या ना? तो इसका वैल्यू यहां निकालो, निकाल के बताओ, जल्दी बताओ। हमारे पास आंसर है बेटा, गलत बता नहीं सकते हो। 2.82 लिखा ना, 2.82, हाँ, इंटू 10 की पावर -8। इसका वैल्यू बताओ जल्दी से। अरे ESU सेंटीमीटर बताया गया था। 1 डिवाई बराबर 10 की पावर -18। कुछ याद आ रहा? ये सारे कैलकुलेशन आपको बताए गए थे, आओ ना पढ़ो। 13.5 ये किस में आएगा? डिवाई में, क्योंकि 10 की पावर 18 को आपने डिवाई में बदल दिया होगा। यहां ये एसयू सेंटीमीटर में आएगा, और जब 10 की पावर 18 यहां से हटा लोगे तो किस में हो जाएगा? डिवाई में हो जाएगा। पहला आंसर आपका कितना आ गया? 13.5। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा कौन सा है? सीडी। सीडी का बताओ कितना दिया गया है? सीडी कितना दिया गया है? हाँ, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 और इंटू डिस्टेंस कितना है? 2.67 इंटू 10 की पावर -8। ये भी हमने एसयू सेंटीमीटर में रख दिया है। इसका देखो 10 की पावर -18 जैसे हटाओगे वो डिवाई में चला जाएगा। तो इसका आंसर बताओ कितना होगा? जगह बहुत कम है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे, तुम लोग तो समझदार है ही हो। आंसर बताओ इसका। उसका आया था 13.5, ठीक आ गया। इसका बताओ। अरे यार ये बेटा 10 की पावर -8 एक साइड कर लो, बस तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये तो सीधे हम डिवाइड बना देंगे। 12.8, हाँ ये आ गया 12.8 डिवाइड। ये देखो दोनों वैल्यू अब ये आपकी आ गई, एक ये और एक ये। आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर एक्चुअल डाइपोल मोमेंट अपान कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। एक्चुअल आपको दिए गए हैं, कैलकुलेटेड आप ये निकाले बैठे हो। ए बी और सी डी का, सारे लोगों को पेन चलाओ, सारे लोग पेन चलाओ। एक्चुअल आप लोगों ने, एक्चुअल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कैलकुलेटेड हम निकाल लिए हैं। आप बताओ किसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आया? अच्छा बताओ, पहले हम किसका ए बी का निकाल लें। परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ ए बी, एक्चुअल ए बी का कितना है? 10.41 डिवाई, और इसका आया कितना? 13.5 डिवाई। और सीबी का कौन है? सीडी का एक्चुअल कितना है? 10.27 और एक्चुअल कितना है? कितना है? 12.8। आपको क्या लग रहा? देखो, ये देखो छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, इसका आंसर ज्यादा आएगा, इसका आंसर कम आएगा। यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा निकला? सीडी का ज्यादा है। किससे? ए बी से। बस अब आंसर मिला लो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा निकला? सीडी का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ए बी से ज्यादा निकला। अब आंसर मिलाओ। सी। कौन सा? सी। AB has lesser ionic bond character than CD। ठीक है, अगला सवाल उड़ाओ। 26 नंबर सवाल। एक तो सब जगह खत्म करवा दियो तुम लोग, ये हटा दें, सब हटा दें। 26 नंबर आराम से सवाल पढ़ो, आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो फॉर्मल चार्ज का वो वाला फार्मूला लगाओगे, लंबा वाला, हमने आपको जुगाड़ भी रटाया था। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखो, लिखा है इन PO4 -3 आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली।
एक तो पीओ बॉन्ड ऑर्डर बताना है और हर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज बताना है। हमने आपको फॉर्मल चार्ज के लिए एक फार्मूला पढ़ाया था कि जितना चार्ज हो, क्या हो, जितना चार्ज है ना, उसको आप क्या करोगे। अब देखो, चार्ज अपान, यहां हमने आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया। अच्छा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी हमने जुगाड़ बताया था, जितने ऑक्सीजन माइनस से लगे हों और जितने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगे हों उतने ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो बताओ भैया, PO4 बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा PO4। और देखो यहां लड्डू कितने हैं लेने वाले, तो 3 को लड्डू मिलेगा और जिनको लड्डू मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड से लगेंगे। तो बताओ, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 4। चार्ज कितना है? -3/4। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 0.75। वो किसमें? माइनस में। ठीक है। अच्छा, हमने आपको बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा यदि ये 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक होता PO4-3, तो ये सीधे हम कहां से लगाते? MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। लेकिन ये इसके बियॉन्ड है ना, तो हमने आपको क्या सिखाया था? फिर यहां सिखाया था बॉन्ड ऑर्डर में, क्या सिखाया था? टोटल बॉन्ड अपान कितनी जगह गया डबल बॉन्ड। क्या हमने सिखाया था? टोटल बॉन्ड अपान कितनी जगह गया डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? या आप सीधे क्या करो? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 और कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4। तो बताओ आंसर क्या आ गया? 1.25। कौन सा जवाब सही? थर्ड। देखो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ही होंगे जितनी जगह डबल बॉन्ड जाएगा। देसी भाषा में याद रखा करो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं तुम साइंस की भाषा याद करो। हम कभी नहीं आपको प्रमोट करते कि साइंस की भाषा याद करो, अपनी आम भाषा में याद कर लो। डबल बॉन्ड जितनी जगह घूम गया उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। मास्टर साहब वही तो घुमा घुमा के दिखाते हैं, तो एक ही जगह देख लो ना। अरे ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो ये माइनस यहां चला जाएगा। देखो एक जगह यहां है, ये डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। तो डबल बॉन्ड कितनी जगह गया? 4 जगह, 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? 27 नंबर उड़ाओ। लिखा है द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मोमेंट, यानी ऐसा बंदा इसमें तलाशो जिसका कोई डाइपोल मोमेंट ना हो, मतलब 0 हो। अच्छा देखो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बचा है ना, सराउंडिंग एटम सेम है, तो क्या कर लें? पहली बात जब गलत निकल गई, दूसरी बात सही हुई, तो क्या हुआ? इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन सराउंडिंग एटम अलग अलग हो गए, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं। अब यहां देखो, ये कौन? H2O। ये तो कैसा है, सीधे जानते हो नहीं, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है। अब सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर हैं, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन सेम है, तो क्या हुआ? पहले आप क्या चेक करोगे? सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, फिर सराउंडिंग एटम क्या हो? सेम। और मान लो पहली बात गलत हो गई और दूसरी बात सही है, तो जब पहली गलत हो गई तो दूसरी सही होके भी क्या कर लेगी? क्लियर है? सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट 0, दैट इज सी। कौन सी नहीं, कौन सा? डी। 28 नंबर सवाल उड़ाओ, आराम आराम से पढ़ना। हाँ देखो, यहां आपसे कथन गलत वाला पूछा है। फॉर 2 आयनिक सॉलिड, एक CaO और एक Ki, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग।